विजयदशमी के अवसर पर निकाला जाएगा शुभ मुहूर्त। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी निकालेंगे मुहूर्त। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के कपाट भैया दूज को बंद होंगे और आज उसके लिए मुहूर्त निकाला जाएगा। आज से चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विजयदशमी के अवसर पर शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा, जिसमें ही इन कपाटों को बंद किया जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी मुहूर्त निकालेंगे और भैया दूज को बंद होंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के कपाट। आज तय हो जाएगा चारों धामों में कपाट के बंद होने का वक्त। विजयदशमी के मौके पर बद्रीनाथ के पुजारी निकालेंगे ये मुहूर्त। सीधे अब आपको लिए चलते हैं देहरादून। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये तो तय है कि भैया दूज को कपाट बंद होंगे, लेकिन उसके लिए शुभ मुहूर्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है? किस तरह से बद्रीनाथ के पुजारी जो है ये शुभ मुहूर्त और कब तक निकालेंगे? बिल्कुल आस्था, देखिए उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज विजयदशमी के दिन तय की जाती है और ये हर साल की प्रक्रिया होती है कि वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, मंदिर समिति के लोग होते हैं और जो पांडा समाज के लोग होते हैं, वो उसमें बैठकर पूरी तरह से तैयारी तय करते हैं और विधि विधान के साथ जो वेद पंचांग हैं उनके अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। 9:30 बजे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के रावलों की बैठक होगी। उसमें तय किया जाएगा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन किस वक्त तय होंगे। इसमें वक्त तय किया जाएगा और ये अंडरस्टूड है कि पहले से ही तय होता है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के जो कपाट हैं वो भैया दूज के दिन बंद होते हैं। उसमें सिर्फ वक्त तय करना होता है। तो आज तीनों धामों के लिए विधि विधान से, वेद विधान के साथ और जो पंचांग हिंदू समाज का होता है उसके आधार पर तय किया जाएगा कि उसका वक्त कितना होना चाहिए और कब इन 3 धामों के कपाट बंद होंगे। उसके साथ साथ ही अगर हम बद्रीनाथ की धाम की बात करें तो उसके लिए भी आज ही तय किया जाएगा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट किस दिन बंद किए जाएंगे, उनका वक्त क्या होगा। वहाँ के जो रावल हैं, धर्माधिकारी हैं, वेद पंचांग के ज्ञानी हैं, वो बैठकर इसके वक्त और तिथि को तय करेंगे। तो ये प्रक्रिया आज संपन्न की जाएगी। 9:30 बजे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए बैठक की जाएगी मंदिर समिति की। उसमें तय किया जाएगा कि कब इसके किस वक्त जो कपाट हैं वो बंद किए जाएंगे। जो 4 धाम यात्रा है उसके लिए 14 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे, 16 मई को केदारनाथ के कपाट खोले गए थे और 18 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए थे। ये प्रक्रिया अभी चल रही है और अभी 1 महीने से कम वक्त हुआ है जो 4 धाम यात्रा सुचारू की जा रही है। यात्रियों का लगातार आने का सिलसिला जारी है और अभी अक्टूबर से 6 नवंबर तक पूरी तरह से यात्री दर्शन करते रहेंगे। 6 तारीख को भैया दूज है, उसी दिन तीनों धामों के कपाट बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि आज तय की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि अभी क्योंकि 4 धाम यात्रा में थोड़ा वक्त है, आज 15 तारीख है, तो आज से 20 दिन तक वो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में संचालित रहेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लोगों में भी उत्साह है। तो बिल्कुल, और उसके बाद ये वक्त तय हो जाएगा कि भैया दूज के दिन कितने बजे कपाट बंद होंगे। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यशपाल आर्य के भाजपा को छोड़ने के बाद अब धामी मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जगह खाली हो गई है। पार्टी से दलित चेहरा गया है, इसलिए उसकी जगह किसी दलित चेहरे को ही मंत्री बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इस समय 3 संभावित नाम है जो मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हरिद्वार से, ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। वहीं विधायक खजान दास, विधायक चंदन राम दास का नाम भी इस दौड़ में शामिल है, मगर कहा जा रहा है कि सुरेश राठौर का नाम रेस में सबसे आगे। अब देखने वाली बात होगी कि किसका नंबर यहां पर लगता है। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यशपाल आर्य का जाना सियासी मायने इसका काफी गहरा है। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में दलित वोट काफी अहम है। उत्तराखंड में यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अब दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है। यशपाल आर्य के जरिए कांग्रेस दलित वोट बैंक पर सिंधमारी करने का प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं भाजपा भी उत्तराखंड के दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट मायने रखता है। कांग्रेस के पास अब तक दलित चेहरे के नाम पर प्रदीप टमटा ही थे, लेकिन अब यशपाल के आने से कांग्रेस दलित वोटों में बड़ी सिंधमारी कर सकती है। आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, तो कांग्रेस उत्साह में है कि आर्य का कांग्रेस में आना चुनाव में फायदेमंद होगा। उत्तराखंड में दलित आबादी 18.50% के करीब है। प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10.15 लाख के करीब है,
जबकि मैदानी 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये आबादी 9 लाख के करीब है। अकेले हरिद्वार में दलित वर्ग 4 लाख से ज्यादा निवास करता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले सियासी दलों में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा कभी भी दलितों की हितैषी नहीं रही। अगर भाजपा दलितों की हितैषी होती तो माननीय यशपाल आर्य जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में न आते, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने कभी दलितों का सम्मान किया। जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है तो कांग्रेस ने दलितों का हमेशा वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन उनके हितों की चिंता कभी नहीं करी। हमने कभी यशपाल आर्य जी को दलितों के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए 3 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर बसपा ने भी सिंध लगाई। इस बार भी बसपा उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समीकरण पर दांव खेल रही है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त घोषणाएं करके अपना सियासी आधार बढ़ाने में जुटी है। ये मानना है केवल घोषणा मात्र से कुछ नहीं होगा। उनको अगर सीएम चेहरा बनाना है तो फिर उनको ऑफिशियली घोषित करना चाहिए। केवल बयानबाजी करने से किसी भी कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं होता, किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होता। हमारा ये मानना है कि ऑफिशियली पहले वो नाम घोषित करें। चुनाव से पहले उत्तराखंड में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान के आधार पर आकलन कर रही हैं कि दलित वोट बैंक को किस तरह से लुभाया जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। करोड़ों की छात्रवृत्ति के गबन के मामले में एसआईटी जांच में मानव भारती विश्वविद्यालय का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी एडमिशन दिखाकर करोड़ों रुपए का गबन कर दिया गया और 3.68 करोड़ से ज्यादा के गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार किए गए, हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। तो फर्जी एडमिशन दिखाकर करोड़ों रुपए का घपला किया गया। 3 करोड़ 68 लाख रुपए के गड़बड़ झाले का पूरा मामला सामने आया है और तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए किस तरीके से ये शिक्षा के सरकारी माफिया आप इनको कह लीजिए, क्योंकि फर्जी एडमिशन दिखाकर करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति के ये निकल गए। और अब एक बड़ी खबर, उत्तराखंड काडर के 5 आईपीएस का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के बाद डीआईजी बने हैं 5 आईपीएस अधिकारी। जन्मेजय खंडूरी, सेंथिल अबुदई, सुनील मीणा, सदानंद दाते और योगेंद्र रावत अब डीआईजी बन गए हैं। 5 आईपीएस अधिकारी जिनका प्रमोशन हुआ है और उसके बाद वो डीआईजी बनाए गए हैं। जन्मेजय खंडूरी, सेंथिल अबुदई, सुनील मीणा, सदानंद दाते, योगेंद्र रावत, ये वो 5 नाम आईपीएस अधिकारी जो अब डीआईजी बन गए हैं। देवभूमि में एक बार फिर से गुरु और शिष्य के रिश्ते शर्मसार हुए। देहरादून में प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना प्रेमनगर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आए थे, उनके द्वारा बताया गया था कि एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जिनसे उनकी जान पहचान थी, उनके द्वारा घर में आकर के उनकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब सब्जी और फलों के दामों में भी उछाल देखा जा रहा है और जनता को परेशानियां होने लगी हैं। फल और सब्जियों के दामों में अचानक बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। टमाटर और प्याज भी आम आदमी को रुला रहा है। टमाटर के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो तो प्याज के दाम 40 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं। इसके साथ ही बाकी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं फलों के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। और देहरादून में भी दशहरा की तैयारियां चल रही हैं, मगर इस बार भी कोरोना की वजह से दशहरा का पर्व सीमित संख्या में मनाया जाएगा। इस बार परेड ग्राउंड में दशहरे का कार्यक्रम नहीं होगा। इसकी जगह रेसकोर्स बन्नू स्कूल में दशहरा मनाया जाएगा। तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कम भीड़भाड़ के साथ दशहरा मनाने की तैयारियां चल रही हैं। दशहरा मनाया जाना है, इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दशहरा इस बार मनाया जाएगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। पहले मैं आपको दिखा दूं कि
दशहरे को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसमें इस बार जिस तरीके से एक लंका बनाई जाएगी और उसके साथ सिर्फ इस बार रावण का जो पुतला है वही दहन होगा, क्योंकि इस बार का जो कार्यक्रम है वो बहुत सीमित रखा गया है, छोटा रखा गया है। वजह यह है कि हमेशा ही जो दशहरे का पावन पर्व है वो देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाता था, लेकिन वहाँ पर इस वक्त भी काम जारी है स्मार्ट सिटी का। इस वजह से वहाँ पर इस बार जो है दशहरा नहीं मनाया जाएगा। ये जो ग्राउंड है ये बन्नू स्कूल है, देहरादून के रेस कोर्स में स्थित है और यहाँ पर जो दशहरे का आयोजन है उसको होना है। तो जो रावण का पुतला है उसकी पूरी तैयारियां हैं। जो कारीगर हैं वो इस बार भी बाहर से आए हैं जो रावण के पुतले को बना रहे हैं और इसके साथ ही लंका यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन इस बार अलग इस वजह से होगा क्योंकि कोविड को देखते हुए इस बार भी किसी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है, कोई चीफ गेस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे और एक सीमित संख्या में एक छोटे से ग्राउंड में ही पूरे दशहरे के पर्व को मनाया जाना है। हर वर्ष 65 फुट का रावण बनता है, इस बार हम केवल 40 फुट का बना रहे हैं और एक रावण दहन लंका दहन कर रहे हैं। हर वर्ष कुंभकर्ण और मेघनाथ भी साथ में दहन होते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम वो कर लेंगे तो हमारा पूर्ण रूप से दशहरा माना जाएगा। इस बार बहुत सीमित इसको रखा गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उन लोगों को भी बाहर से तभी एंट्री होगी, उनको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का उनको इस्तेमाल करना होगा और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करके ही उनको एंट्री दी जाएगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर रुद्रपुर में भी दशहरे पर्व की तैयारियां चल रही हैं। गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं। मुरादाबाद से पहुंचे कारीगरों ने इन पुतलों को 3 महीने में बनाकर तैयार किया है। उधर हरिद्वार के लक्सर में भी दशहरे की तैयारियां की जा रही हैं। लंकापति का पुतला यहां तैयार किया गया है। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, सपा सरकार में गुंडों को समर्थन था, भ्रष्टाचार और जातिवाद का बोलबाला था। मोदी सरकार और योगी सरकार में कृषि क्षेत्र में खाद से लेकर जैविक खेती पर अनुदान मिल रहा है। सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर इटावा पहुंचे शिवपाल ने सफाई में प्रेस वार्ता की। कहा कि इस चुनाव में वो नेताजी से सीखे हुए चरखा दांव से विरोधियों को परास्त करेंगे। सपा की जन संदेश यात्रा का अमेठी में स्वागत हुआ। पार्टी के प्रदेश सचिव श्यामलाल की अगुवाई में निकली इस यात्रा में पाल और धनगर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। उन्नाव में डीएम के निर्देश पर कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यहां से टीम ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एक आरोपी को पुलिस ने जिला बदर किया है, जिसको लेकर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई। दरअसल जिला बदर किए गए आरोपी पर संगीन मामलों में केस दर्ज है। बहराइच में कोखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। कई दिनों से तेंदुए के आतंक को देखते हुए वन विभाग ने गांव के बाहर पिंजरा लगा रखा था। कोखार के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। किसानों को साधने के लिए भाजपा ने खास तैयारी की है। आज से यूपी में ग्राम चौपाल लगाएंगे भाजपा नेता। सांसद, विधायक और मंत्री किसान चौपाल लगाएंगे। किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे पार्टी से जुड़े हुए नेता। आज सभी 98 संगठनात्मक जिलों में किसान चौपाल लगाई जाएगी। आज से यूपी में ग्राम चौपाल लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सांसद, विधायक, मंत्री और नेता किसानों के बीच में जाएंगे। किसान चौपालों को अलग अलग गांवों में लगाएंगे और सरकारी योजनाएं क्या चल रही हैं उनके लिए, कितना लाभ लोगों को मिल रहा है और कैसे मिल सकता है, इसकी जानकारी किसान वर्ग को देंगे। और चलिए रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का फटाफट अंदाज। गाजियाबाद के थाना चौनिका सिटी इलाके में दिनदहाड़े बदमाशों ने हत्या कर दी। बेटे के सामने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई। दरअसल 2 गुटों में कूड़ा उठाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मारपीट में लाठी डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हो गया। एक की मौत के अलावा कई लोग घायल हुए। बरेली पहुंचे बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने मिशन 2022 का प्लान बताया। कहा, प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद अब भाजपा पिछड़ा वर्ग का जातिवार सम्मेलन होने जा रहा है और इस बार 350 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है।
रामपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट के आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्तार बाल बचे, यहां पर सीलिंग टाइल्स उखड़ने से नकवी चोटिल होने से बचे। हापुड़ पुलिस ने 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। उनके पास से गोकशी में इस्तेमाल सामान और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। पीलीभीत में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि दबंग घायल की पिटाई करने अस्पताल भी पहुंच गए थे।